सो आइए शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे एक बार फिर से। और करंट अफेयर हम लोग जो है ना हमारी इस पार्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले हैं एकदम कड़क, एकदम क्रिस्पी आवाज के साथ में, और पूरी गुर्राहट वाली आवाज के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एकदम जेन्युइन सा कंटेंट आपको दूंगा, मेरे ही पार्टिकुलर नोट्स में से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जी जान लगा के पढ़िएगा, उतनी ही जी जान से शिद्दत से आपको पढ़ाने वाला हूं और बहुत सारी चीजें सिखाने भी वाला हूं। तो आइए, देर किस बात की है, कर देते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन पास में लेके बैठोगे तो और ही ज्यादा मजे की बात है। बाकी मैं पीडीएफ इसका आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगा। अब ये रट मत लगाइए कि सर पीडीएफ दीजिएगा, पीडीएफ दीजिएगा। ऑफ कोर्स दिया जाएगा भैया, चिंता बिल्कुल ना करना, पर बहरहाल दिल लगा के पढ़िएगा, पूरी ही शिद्दत से पढ़िएगा, बेवकूफी और बचकानी हरकतों से बच के रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आवाज एकदम कड़क आ रही होगी, एकदम क्रिस्पी होगी, गर्मा गर्म आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है ना वो क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने सिलेक्ट किया है अपने ही नोट्स में से, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पीपीटी की बजाय अपने नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाना मेरा काम है। सबसे पहली एक स्कीम है जिसका काम है निरोगी योजना, जिसका नाम है निरोगी योजना। और ये पहला ही क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है। एक्चुअली ये तो हरियाणा से तो ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हाँ, हरियाणा और नेशनल दोनों ही है, पर हरियाणा भी भारत में ही आता देखा जाए तो। निरोगी योजना को नवंबर महीने के अंदर लॉन्च किया था। निरोगी योजना को नवंबर महीने के अंदर लॉन्च किया था। किसने किया था? हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी ने। अरे वाह जी वाह, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी 29 नवंबर को हमारे हरियाणा के अंदर पधारी थी, और राष्ट्रपति बनने के बाद में वो पहली बार हरियाणा के अंदर आई थी। ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के बाद में पहली बार हरियाणा के अंदर आई थी, और वहां पे इन्होंने निरोगी योजना की शुरुआत की है। निरोगी योजना की शुरुआत इन्होंने की है कुरुक्षेत्र से की है, याद रखना, लेकिन इसको पहली बार चलाया गया है पंचकुला के अंदर। इन दोनों बातों में फर्क है। स्टार्ट कहां से किया गया? स्टार्ट किया गया कुरुक्षेत्र से, और इसे जो चलाया गया है ना, मतलब लॉन्च किया गया है कुरुक्षेत्र से, लेकिन जैसे ऑनलाइन लॉन्चिंग हो जाती है ना, वैसे ही इसे चलाया गया है पंचकुला से। इस बात को याद रखना। ये है क्या निरोगी योजना? निरोगी योजना के अंदर जो परिवार अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय परिवार हरियाणा में उनको बोलते हैं जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, उनको अंत्योदय परिवार के नाम से जाना करते हैं। तो उन अंत्योदय परिवारों की अगर बात की जाए तो उनका फ्री हेल्थ चेकअप होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्टिंग होना है, कैंसर टेस्टिंग होना है, एचआईवी टेस्टिंग होना है, टीबी टेस्टिंग होना है, या और बहुत सारी गंभीर बीमारियों के फ्री टेस्ट चेकअप के लिए इसे स्टार्ट किया गया है निरोगी योजना को। आपका पेपर का सवाल ये होगा कि निरोगी योजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर रहेगा हरियाणा राज्य से संबंधित है। इसे शुरू किसने किया है? इसको भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा स्टार्ट किया गया। सवाल तो फिर आपके मन में और भी आ जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना सर, वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ना वो संथाल जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति से। सर द्रौपदी मुर्मू कहां से है? तो ये है डियर उड़ीसा से है, याद रखिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज से है, ये भी याद कर लेना। और ये बात आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की जो है ना ये राज्यपाल थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले दिसंबर का एक पेपर हुआ था, 18 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम था, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। द्रौपदी मुर्मू जो है ना ये कहाँ की राज्यपाल थी पहले? तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। इस बात को भी आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। इसके बाद में अगली बात में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मेरा साउंड सबके पास में ओके पहुंच रहा है ना? What about my sound? ओके, निरोगी योजना के बारे में सर आपको बात बता रहे थे, ठीक है ना, निरोगी योजना के बारे में, ठीक है ना। तो
निरोगी योजना की अगर मैं बात कर रहा था तो क्या हाँ कह रहा था कि हाँ इसको स्टार्ट किया है, किसने किया है, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने जो है ना वो स्टार्ट किया है, ये याद रखना। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति जी ने स्टार्ट किया, क्यों किया? क्योंकि ये फ्री हेल्थ चेकअप के लिए लॉन्च किया है इसको हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। बाकी सब बात आपको पता लग गई है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो ये भारत की दूसरी तो महिला राष्ट्रपति है और पहली जनजाति क्षेत्र से आने वाली महिला राष्ट्रपति है। जनजाति से एक चीज मुझे और याद आ रही है कि भारत में विश्व जनजाति दिवस जो है ना वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में वर्ल्ड ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट करते हो आप लोग, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट करते हो, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ना वो इंडिया में आप लोग सेलिब्रेट किया करते हो, याद रखना। 9 अगस्त, मतलब भारत क्या दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं, 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और आदिवासियों को पंचायती राज का अधिकार नहीं है, ये कौन से आर्टिकल में लिखी गई बात है, तो ये लिखी गई है आर्टिकल 243 के एम पार्ट में लिखी गई बात है, ये याद रखना। और इसी के लिए ही इनके लिए पैसा एक्ट आया है। कौन सा एक्ट आया है? इनके लिए आया है पैसा एक्ट। ये पैसा का फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया आया 1996 में आया है, ये याद रखना। और इसको लेके कौन आया था? तो इसको लेके आया था भूरिया कमेटी, भूरिया समिति 1995 में लेके आई थी। 96 में उस टाइम पे आर वेंकट रमन करके हमारे भारत के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने साइन कर दिया तो ये एक्ट बन गया था, कानून बन गया था। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, जनजाति क्षेत्र में इनको अधिकार दिलाने के लिए ये एक्ट आया था जनजातियों को, ठीक है ना। तो ये बात आपको सब पता होनी चाहिए। निरोगी योजना हरियाणा से है, फ्री हेल्थ चेकअप से रिलेटेड है। अच्छा, एक भारत का राज्य और भी है जिसमें कुछ इस प्रकार की योजना स्टार्ट हुई है, थोड़े समय पहले ही स्टार्ट हुई थी ये योजना, ठीक है ना। वो क्या है योजना? वो योजना है आपकी, जिसको याद रखना है आपको, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, या फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट, फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट जो है ना वो कौन से राज्य का है? तो ये याद रखना आंध्र प्रदेश के राज्य का है। ये फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट जो है ना ये स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। ये क्या है? ये भी गरीब परिवारों का घर घर जाके जो है ना वो हेल्थ चेकअप किया जाएगा। तो इतनी बातें तुम्हें अच्छे से पहचान रखनी है। अच्छा, आपने हरियाणा की अगर बात की जाए ना तो एक विन बैक्स 2022 का जो है ना एक अभ्यास था आपका, ठीक है ना। कौन सा अभ्यास था? विन बैक्स 2022 का। ये वियतनाम और भारत के बीच में अभी हुआ है, हाल ही में एक युद्ध अभ्यास था। लेकिन ये हुआ कहां पे? ये चंडी मंदिर के अंदर हुआ है। अब आप चंडीगढ़ को याद करोगे तो हरियाणा को तो खैर ऑफ कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हरियाणा की तो राजधानी ठहरी वो, ठीक है ना। तो ये चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर वियतनाम और भारत के बीच का एक युद्ध अभ्यास है, ये विन बैक्स 2022 पूछा जा सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये भी। एक अभी थोड़े दिन पहले पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया था। मैं रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाता हूं आपको, आपने अगर मुझे फॉलो किया हुआ है तो आपको अच्छे से याद होगा ही होगा क्या कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें नंबर 1 राज्य जो आया था ना वो हरियाणा आया था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नंबर 1 जो है ना राज्य हरियाणा आया था। इसमें लास्ट जो आया था ना वो सिक्किम आया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में लोगों के साथ में, गवर्नमेंट की डीलिंग के मामले में, लोगों को सुविधा देने के मामले में, सरकार की जो है ना प्रॉपर ओवरऑल सरकार के साथ में कुछ इंडस्ट्रीज के मामले में देखा जाए, ओवरऑल पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा ने टॉप किया था और सिक्किम जो है ना सबसे लास्ट। सरकार की नीतियों से भी प्रभावित हुई है जनता, उन सबको देखते हुए पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा टॉप पे था, सिक्किम था इसके अंदर सबसे लास्ट में। तो ये था अपना हरियाणा, और ये हरियाणा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ये अच्छे से याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आपको चंडी मंदिर याद रखना है, किस लिए याद रखना है? विन बैक्स के लिए याद रखना है, ठीक है ना। अब आप ना चंडी मंदिर को ना चंडीगढ़ कहो, मोहाली कहो या पंचकुला कहो, इनमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि दीज आर ट्राई सिटी, ये तीनों की तीनों ट्राई सिटी है, तीनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए चंडी मंदिर आप लोग चंडीगढ़ कह लो तो चल जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली इसकी बॉर्डर पंचकुला से भी टच होती है, वो एक ही चीज है, एमसीपी एक ही हो गया है, ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है ये इस करके, ठीक है। चलो अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एक डिपार्टमेंट है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इस नाम की एक परियोजना जो है ना इसकी शुरुआत की है। ये बात आपको याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। क्या कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च
इस डिपार्टमेंट ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की एक परियोजना स्टार्ट की है। किसके साथ मिलकर स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है इसरो के साथ मिलकर स्टार्ट की है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा। ये एक इसरो के साथ मिलकर एक परियोजना जो है ना इन्होंने स्टार्ट की है। ये इंडिया के जितने भी आपके हिस्टोरिकल जगह है उन जगह की वैल्यू पहचान करना, उनको एक टूरिज्म के टाइप में जो है ना ग्रो करवाना, वाया सैटेलाइट्स के थ्रू उनकी रिसर्च करवाना, उसके लिए ये परियोजना है इंपॉर्टेंट। आप इसरो की बात यहां पे कर रहे हो ना, तो इसरो के लिए आपके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहली बात, आपको इसरो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, 1969 को। अच्छा सर, इसका हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके बेंगलुरु के अंदर, ठीक है ना, बेंगलुरु कह दीजिएगा आप लोग। यहां पे इसका जो है ना हेडक्वार्टर है, जो एक्चुअली किसकी राजधानी है? जो राजधानी है कर्नाटक की राजधानी है, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये याद रखना कि इसके संस्थापक कौन है, ठीक है ना। संस्थापक की बात अगर मैं करूं यहां पे, आई मीन इसके जो मैं फाउंडर की बात कर रहा हूं, तो इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर का नाम है विक्रम अम्बलाल साराभाई, ठीक है ना, विक्रम अम्बलाल साराभाई, अम्बलाल साराभाई, ठीक है ना, साराभाई, विक्रम अम्बलाल साराभाई जो है ना, इनका ये पूरा नाम है। आपने शॉर्ट फॉर्म में विक्रम साराभाई जरूर पढ़ा होगा। अम्बलाल इनके पिता का नाम था। ये इसके संस्थापक है। इनकी पत्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी बेटी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मृणालिनी साराभाई, ठीक है ना, मृणालिनी साराभाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। एक है, इनका नाम जरूर सुना होगा आपने, क्या नाम है इनका? मल्लिका साराभाई, ठीक है ना, मल्लिका साराभाई। ये जो है विक्रम साराभाई की पत्नी है ये, और इनकी बेटी है ये माँ बेटी है दोनों, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों भारत में सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना का मतलब भारत के अंदर एक क्लासिकल डांस की फॉर्म है जिसको आपने कुचिपुड़ी सुना होगा, ये उससे संबंधित रखती है। हालांकि कथकली को भी करती है, लेकिन कुचिपुड़ी इनका मेन है, यूं याद रखिएगा। इस भारत देश के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांस है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और 8 क्लासिकल डांस के अंदर से जो है ना, ये याद रखना कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जैसे कथक आप लोग पढ़ा करते हो, कहाँ का? यूपी का पढ़ते हो। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। भारत का एकमात्र राज्य, इसमें 2 क्लासिकल डांस है। स्त्रिया असम का पढ़ते हो, मणिपुर का पढ़ते हो, ओडिशा का पढ़ते हो, और कुचिपुड़ी आप लोग पढ़ते हो यहाँ का। और भारतनाट्यम तो खैर ऑफकोर्स आप तमिलनाडु को जानते ही बहुत ढंग से ही हो, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना एक डांस के बारे में अगर बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में भारतनाट्यम का नाम जरूर आता है आपका, ठीक है ना। खैर, तो ये इसरो के करंट में चेयरमैन कौन है? अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन इसरो के कौन है? तो अभी इसरो के प्रेजेंट चेयरपर्सन का नाम है ना, वो है एस सोमनाथ, ठीक है ना, एस सोमनाथ है। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, एस सोमनाथ, ठीक है। ये इसरो की बातें इतनी पता होनी चाहिए तुम्हें बहुत ढंग से, ठीक है ना। चलो सर, तो ये तो पॉइंट हो गया हमारा। अब अगले पॉइंट की ओर जाते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट हमारा ये है कि एक जिला है जिसका नाम है सहरसा। ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कहां पे सर? सहरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार के अंदर। जो क्वेश्चन आपको समझ में आता जाए, आप लोग जो है ना दिल से इस चीज को जो है ना वो अप्रिशिएट करते जाएं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए, ठीक है ना। और पूरा फोकस बना के रहिएगा, क्योंकि कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी। बहुत ही जी जान लगा के आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, और बहुत ही ढंग का काम का कंटेंट है। करंट अफेयर तो है ही है, लेकिन करंट अफेयर भी बड़े काम के हैं आपके, जो आपको टू द पॉइंट एग्जाम में छपे हुए मिल सकते हैं। तो खैर, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, कहां का है ये? सहरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी बिहार का पड़ता है, ये याद रखिएगा। और ये एक्चुअली बेसिकली याद रखना, बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। बिहार राज्य का सबसे पहला ई ऑफिस बना है, पेपरलेस जिला बना है। इसको बनाने में एक आनंद शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है। बिहार जैसा राज्य जिसमें गरीबी का मातम लगभग कभी कभी देखने को मिलता है, या यूं कहिएगा रिसोर्सेज थोड़े से कम आते हैं, या यूं कहिएगा वहां से थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है भारत के अंदर, एजुकेशन लेवल को देखें तो, या कैसे भी कहिएगा। उस जैसे राज्य के अंदर ऐसा काम होना एक अपने आप में बड़ी बात है। बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि पेपरलेस है, या ई ऑफिस बना है आपका। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये याद रखना, ठीक है।
अच्छा, एक रबर डैम है, याद रखना आप लोग, रबर डैम। रबर डैम कहां पे है? रबर डैम गयाजी डैम पे अभी हाल ही भी बना है। फाल्गु करके एक नदी है वहां पे, और एक मंदिर भी है जिसका नाम है आपका विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर के पास में एक रबर डैम बनाया गया है अभी हाल ही में। गयाजी डैम भी इसको जो है ना उसके ऊपर ही बनाया गया एक्चुअली, ये रबर का ही बना है ये डैम। मिथिला मखाना ये बिहार का है, जिसको थोड़े समय पहले ही जीआई टैग मिला था। मिथिला मखाना जो कि बिहार का है और इसको जीआई टैग मिला था। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। जिस भी चीज को जीआई टैग एक बार मिल जाता है, इसके बाद में वो चीज वर्ल्ड फेमस हो जाती है आपकी। और फेमस इन द सेंस इसलिए होती है क्योंकि उसके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ जाती है। और एक बार जीआई टैग सीधा भी तो नहीं मिलता ना, उसकी विरासत होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से वो चीज बड़ी यूनिक भी होनी चाहिए। जस्ट लाइक इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग मिला था साल 2004 में मिला था दार्जिलिंग की ब्लैक टी को। और दार्जिलिंग की काली चाय बल्कि वर्ल्ड फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि 35,000 रुपए पर केजी से रेट स्टार्ट होके लाखों रुपए पर केजी तक इसकी बोली में बिकती है। दार्जिलिंग में 4 प्रकार की चाय होती है। दार्जिलिंग ब्लैक होती है, दार्जिलिंग ग्रीन होती है, दार्जिलिंग व्हाइट होती है, दार्जिलिंग उलोंग होती है। दार्जिलिंग ग्रीन टी और दार्जिलिंग व्हाइट टी को दिसंबर 2019 में जीआई टैग मिला था। उलोंग को अभी नहीं मिला हुआ है, लेकिन दार्जिलिंग की बाकी 3 को जीआई टैग मिला हुआ है। हालांकि एक बार जिसको जीआई टैग मिल जाता है उसको 10 साल के बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। और जीआई टैग सेंटर जो इंडिया में है वो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। जीआई जैसे अल्फांसो आम को मिला हुआ है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। ऐसे एक आपका तेलिया रूमाल है तेलंगाना का, उसको भी मिला हुआ है, आपको याद हो, अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है। ऐसे सुंदरवन का जो शहद है जो वेस्ट बंगाल का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल का रोशोगुल्ला है, वो रसगुल्ला नहीं बोलते, रोशोगुल्ला, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे भारत में तकरीबन जो है ना आपके 400 के आसपास प्रोडक्ट है जिनको आज तक जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे आपका जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का मशरूम है, इसको जीआई टैग मिला हुआ। कश्मीर की केसर है, लाच्छा, गुच्छी और मोरेल, 3 क्वालिटी की केसर है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोवा का मोरिया बनाना बहुत मीठा केला है, बहुत लंबे दिन तक ये सही साफ रह सकता है, पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। हरमल मिर्च गोवा की है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपकी जिसमें लगभग 400 के आसपास प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है आपका, ठीक है। मिथिला मखाना जिसको जीआई टैग मिला, ये बिहार से है, ऑलरेडी याद रखना। अच्छा, जीविका योजना आपसे पूछी जाए तो ये भी किस राज्य से संबंधित है? ये भी बिहार राज्य से संबंधित है। महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजना को कहलाता है जीविका योजना कहते हैं। महिलाओं के लिए चलाई जाती है स्पेशली ये योजना, जिसको जीविका योजना। और इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये स्टील का पुल है, याद रखिएगा। लगभग 5.75 किलोमीटर जो है ना, ये लंबा स्टील का पुल है आपका, याद रखना। पटना से और ये यहाँ पे हाजीपुर है, इसके बीच में है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है ये, ठीक है ना। और वैसे 2022 में मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 बिहार निकल के आया था, ठीक है ना, मशरूम के उत्पादन में। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी गांधीनगर क्या, पटना है, और गांधीनगर तो गुजरात की है। और बिहार के सीएम का नाम क्या? नीतीश कुमार। और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। एक बात याद रखना, एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, जिसको बिहार का दुख कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली जो बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भारत का पहला अनाज आधारित जो है ना एथेनॉल प्लांट स्टार्ट किया है। अनाज से एथेनॉल बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बिहार के अंदर गंगा नदी के किनारे जो है ना, गंगा के सहारे एक आपका जयप्रकाश पंथ, जेपी पंथ मार्ग है। ये बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जेपी पंथ मार्ग आपसे पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश, पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, जयप्रकाश पंथ जो है ना, पंथ है, जयप्रकाश पंथ जो है ना, ये आपका कहां पे? जयप्रकाश पंथ बिहार के अंदर। इसके पहले चरण में 20 किलोमीटर का जो है ना बनाया गया है। जैसे यू मानो गंगा नदी बह रही है, साथ के साथ रोड है ये, ठीक है ना, ताकि आप गंगा के किनारे जो है ना गंगा का दर्शन कर सको, रोड के चलते, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जीविका स्कीम है स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए, वुमेन को जो है ना वो सहायता देने के लिए, लोन वगैरह की फैसिलिटी देना, गरीब महिलाओं को जो है ना सहायता देने से संबंधित ये योजना है, ये याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। गरीब महिलाओं को जो है ना 3 लाख रुपए तक की लोन फैसिलिटी।
अगली बात है स्वास्थ्य संबंधित योजना भी है हॉस्पिटल के अंदर कुछ टेस्ट जो है ना गर्भवती महिलाओं के फ्री करना। यूनेस्को की बात करते हैं भाई। यूनेस्को मेरा तो फेवरेट है। यूनेस्को आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा यूनेस्को को। यूनेस्को का मतलब है क्या आपका? यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में 1945 में जो है ना वो यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस में और ऑड्रे ऑजले ये जो है ना यहां अभी के डायरेक्टर जनरल है। ऑड्रे ऑजले डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। तो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसको कहते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें अभी हाल ही में एक बगीटे नाम की ब्रेड है, इसको जोड़ा गया है। ये बगीटे ब्रेड जो है ना कहां की है? बगीटे ब्रेड जो है ना ये फ्रांस की है, याद रखना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में उसी चीजों को जोड़ा जाता है जो बहुत पुराने समय से विरासत का एक या धरोहर का एक टाइप का हिस्सा रही हो, उसको जरूर ऐड किया जाता है, याद रखिएगा इंटेंजिबल के अंदर, ठीक है। तो बगीटे ब्रेड जो है ना ये फ्रांस की, इसको जोड़ा गया। ऐसे भारत के भी कई प्रोडक्ट है, भारत के लगभग 14 प्रोडक्ट है, जिसमें से एक गरबा गुजरात का, इसको हाल ही में जोड़ा गया तो मैंने लिख दिया ये, ठीक है ना। भारत के 14 ऐसे चीजें हैं जिनको जोड़ा, जैसे आपका दुर्गा पूजा हो गया है, ठीक है ना। आपका जैसे छऊ डांस है उसको भी अमूर्त के अंदर जोड़ा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता हो हिस्टोरिकल चीजों से और जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी करता हो। जैसे गरबा गुजरात को रिप्रेजेंट करता है, यूं समझिएगा। गरबा का नाम आते ही आप गुजरात की तरफ भाग जाते हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, याद रखना आप लोगों को। तो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी हाल ही में बगीटे ब्रेड को जोड़ा गया, जो कि फ्रांस की है बगीटे बर्ड। ये भी आप लोगों को यहां से याद रखना है। अच्छा, फ्रांस ने एक बात याद रखना, लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड अभी हाल ही में दिया है। किसको? एक तो दिया है शशि थरूर को और एक दिया है स्वाति पिरामिल को। ये दोनों भारत के हैं, याद रखना। फ्रांस ने अपना लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है किसको? एक तो दिया है शशि थरूर को दिया है और एक दिया है स्वाति पिरामिल को। पिरामिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए जो है ना दिया है, अपने क्षेत्र में योगदान के लिए। इनका राजनीतिक क्षेत्र, इनका अपना इंडस्ट्रियल क्षेत्र में योगदान के चलते हुए इनको ये लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की बात करता हूं मैं, तो फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो भैया जब भी नोबेल की बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नोबेल प्राइज वाला, ठीक है ना। तो फ्रांस की एक एनी अर्नॉक्स है जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था 2022 का। साल में आपको पता है एक ही बार नोबेल मिलता है। नोबेल जो अवार्ड मिलता है तो मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज है ही है। आपको मैं एक दिन पूरे नोबेल प्राइज करवा दूंगा, एक दिन क्या कल ही की क्लास में जरूर करवाने की कोशिश करूंगा या जरूर करवा दूंगा आप एग्जाम से पहले। तो नोबेल प्राइज पढ़ के जरूर जाना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना नोबेल से जरूर रहती है। हाँ, फ्रांस का मैंने जिक्र किया तो मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि एनी अर्नॉक्स जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना है आप लोगों को ये। आईएसए क्या होता है? आईएसए होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से इसको जानते हैं। और ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, जनवरी 2016 के अंदर। और ये स्थापना हुई थी कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में हुई थी। गुरुग्राम के गयाल पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी आईएसए की। इसके को पार्टनर कंट्री अभी रिसेंटली फ्रांस बना है, और को प्रेसिडेंट कंट्री जो है ना फ्रांस बना है, और प्रेसिडेंट कंट्री जो है ना वो तो इंडिया ही है। इसका प्रेसिडेंट कंट्री कौन है? इसका इंडिया है। को प्रेसिडेंट कंट्री कौन है इसका? फ्रांस है। अजय माथुर, ये नाम भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी नाम याद करना, क्या नाम है इनका? अजय माथुर, ठीक है ना। अजय माथुर, अजय माथुर जो है ना ये जरूर याद रख लेना आप लोग कौन है। ये इसके प्रेजेंट में जो है ना आईएसए के चेयरपर्सन है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरपर्सन है। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, इस लेक्चर में। अभी तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं, अभी मुझे लग रहा है मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा और स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जानी चाहिए स्पीड से ही, ठीक है ना। लोरी गा गा के या रागनी गा गा के या धीरे धीरे करके ये मुझसे पढ़ाया नहीं जाता है। मेरी स्पीड एज यूजुअली 1.5x या 2x के आसपास ही रहती है, और ये आदत ही बना लीजिएगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे रागनी गाता रहा तो मैं चीजें पूरी कर नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसी ही स्पीड पे अपने आप से आ जाना चाहिए, ठीक है। एनीवे, तो फ्रांस के एनी अर्नॉक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आता हूं मैं IFFAI पे। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
आई रिपीट अगेन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहा करते हैं इसको, क्या कहते हैं इसका आपका, कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये गोवा के अंदर होता है हर साल, गोवा के अंदर होता है हर साल। मैं अपने एक लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, हो सकता है आज की क्लास में हो जाए, अदरवाइज कल की क्लास में आपको करवाऊंगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, 53वां हुआ था, उसका जो फोकस कंट्री था ना, वो भी ध्यान रखना फ्रांस ही था। फिलहाल तो मैं फ्रांस से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं तुम्हें ये, ठीक है ना, कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 53वां था, गोवा में हुआ था, उसका फोकस कंट्री फ्रांस था। फोकस कंट्री का मतलब होता है उसी देश की फिल्में, उसी देश का कल्चर, उसी देश की सब चीजें जो है ना वो दिखाई जाती है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी देश के थीम पे ही वो चीजें नोटिस की जाती है, सब की सब आपकी। ओके, एक गरुड़ युद्ध अभ्यास है आपका। कौन सा युद्ध अभ्यास बोला सर ने? गरुड़। गरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास है। ये गरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास जो है ना आपका, ये आपका वायु वाला अभ्यास है, मतलब एयरलाइन वाला कह सकते हो आप लोग। ये फ्रांस और भारत के बीच में अभी हाल ही में जोधपुर में हुआ था। राजस्थान की एक सिटी है जोधपुर, जिसको सन सिटी भी कहते हो। क्या कहते हो जिसको आप लोग? सन सिटी के नाम से जानते हो। इसको आप लोग ब्लू सिटी के नाम से भी जाना करते हो। ब्लू सिटी भी जोधपुर है, सन सिटी भी जोधपुर है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि पिंक सिटी कौन सी है, पिंक सिटी आपको कहना है कि इंडिया में जयपुर है। आपसे पूछ लिया जाए व्हाइट सिटी कौन सी है, आप कहोगे उदयपुर, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहोगे। लेक सिटी पूछ लिया जाए तो भी उदयपुर है। व्हाइट सिटी उदयपुर, लेक सिटी उदयपुर, ठीक है ना, झीलों की नगरी। अच्छा, और ब्लू सिटी और सन सिटी कौन सी है? जोधपुर है। राजस्थान की सिटी है जोधपुर है, जहां पे गरुड़ नाम का अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है अभी हाल ही में। तो फ्रांस से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए सर, अच्छी बात है ये आपकी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। हाँ, मैंने अभी तुम्हें कहा था कि भारत के लगभग 14 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर डाला गया है। भारत के 14 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको इंटेलिजिबल लिस्ट के अंदर डाला गया है। अमूर्त कह सकते हो, अमूर्त विरासत के अंदर डाला गया है इनको। सारे तो आपको याद हो तो ठीक है, पर मैं लेटेस्ट जो डले हैं वो बता रहा हूं। लाइक जैसे एक आपको मैंने गरबा बता दिया गुजरात का, इसके अलावा जैसे एक कालबेलिया नृत्य है, एक छऊ डांस है, एक योगा है, एक दुर्गा पूजा, एक रामलीला है, एक संकीर्तन है। इनको भी डाला गया है इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर हाल ही में। तो ये सब याद हो तो ठीक है, चलेगा आपका, लेकिन आप 14 नंबर याद जरूर कर लेना कि भारत के कितने प्रोडक्ट इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर है। तो टोटल 14 प्रोडक्ट इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर है भारत के यूनेस्को के अंदर, ठीक है ना। चलो अगली बात पे बात करता हूं। यूनेस्को का मैंने एक जिक्र किया, तो मैं यूनेस्को की 2-3 चीजें और तुम्हें बताना चाहूंगा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपकी, इसके अंदर बात करें तो इसमें भारत की कितनी साइट है? तो इसमें भारत की कुल 40 साइट है इसमें, ठीक है ना। टोटल 40 स्थल आते हैं इसके अंदर आपके, ठीक है ना। ये सीधे स्थल है, वो अमूर्त लिस्ट थी, इंटेंजिबल अलग है। ये नॉर्मल यूनेस्को साइट बोलते हैं इनको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। ये टोटल 40 है। 40 तो याद नहीं करनी, लेकिन सबसे पहली और सबसे लास्ट की याद करवाता हूं। सबसे पहली की बात करते हैं तो पहली साइट जो आई थी ना, वो 3 एक साथ में आई थी 1983 में। कौन कौन सी आई थी सर? 1983 में जो सबसे पहली आई थी ना आपकी, एक तो था ताज हमारा, ठीक है ना, ताज महल, ठीक है ना, ताज महल आया था। एक था आगरा का किला, ठीक है ना, आगरा का किला, ठीक है ना, एक आगरा का किला था। और एक था आपका ये एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना, एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना। ये 1983 का पार्ट था आपका, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। अच्छा, अब लास्ट वाला याद करो, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में आया था वो कौन सा था? 2021 में लास्ट हुए हैं आपके ऐड, ठीक है ना। 39 नंबर और 40 नंबर आए हैं 2021 में। 39 नंबर पे रामाप्पा मंदिर, ठीक है ना, रामाप्पा मंदिर आया है आपका 2021 के अंदर 39वीं साइट के रूप में उभर के ये आया है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आप लोगों को 40वीं साइट जो है ना, हाँ कौन सी थी आपकी? ये धोलावीरा, ठीक है ना, धोलावीरा। और ये धोलावीरा कहां पे है सर? रामाप्पा टेम्पल कहां पे? ये है तेलंगाना,
धोलावीरा कहां पे है? गुजरात, ठीक है ना। ये हड़प्पन साइट है आपकी, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हड़प्पन साइट है, इसको जरूर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, सो ये पॉइंट आप लोगों का हो गया यहां पे, ठीक है। और भी बात बतानी है आपको। हाँ, एक दो बात मुझे और याद आ रही है यूनेस्को की। यूनेस्को की मुझे ये बात याद आ रही है कि भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा गया, वो था 2017 में। नाम है इसका अहमदाबाद। दूसरा 2019 में नाम है जयपुर। दो याद ये कर लेना, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को याद करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए सर, अब आगे जाते हैं हमारे अगेन करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस के अंदर। किरीट पारिक समिति के बारे में बात करते हैं। क्या बात है, बड़ी गजब की कमेटी है, बड़ी गजब की जो है ना आप लोगों की कमेटी है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो किरीट पारिक कमेटी है ना, ये गैस की कीमत के फार्मूले के लिए, आपको पेपर में एक क्वेश्चन बस ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। आपका पेपर में सवाल ये आएगा कि हाल ही में किरीट पारिक कमेटी चर्चा में रही थी, किस वजह से रही थी? किरीट पारिक कमेटी जो है ना ये चर्चा में रही, उस चर्चा में रहने की वजह क्या थी कि गैस की कीमत का फार्मूला तय किया था इन्होंने। जैसे भारत में ओएनजीसी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, गेल है, गैस इंडिया लिमिटेड कंपनी है आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे दो चार और कंपनियां भी है आपकी जो कि गैस से रिलेटेड काम करती है। बहुत मोटे तौर पे ओएनजीसी और गेल का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से पूरी जानी जाती है ये, ठीक है। तो ये कंपनी एक्चुअली क्या है कि एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी के रूप में है ये, ठीक है ना। मतलब कुछ शेयर गवर्नमेंट के, कुछ इसमें प्राइवेट के, कुछ इस प्रकार से समझिएगा। अब मुद्दा ये है कि इनके लिए गैस की कीमतें तय की गई है अभी हाल ही में कि ये कंपनी कम से कम दाम $4 पर MMBTU रख सकती है। ज्यादा टेक्निकल मत जाइएगा आप लोग, वैसे BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है आपकी, कि 4 MMBTU तक रख सकती है। बस आप ये याद रखें, $4 सॉरी MM नहीं, ठीक है ना, $4 पर MMBTU रख सकती है ये। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस जो है ना ये $6.5 पर MMBTU हो सकते हैं। ये बात मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ज्यादा फॉर्मूला में आप टेक्निकली मत ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इतना जाने का, ठीक है ना। बस हाँ इतना थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किरीट पारिक कमेटी है वो गैस की कीमत फॉर्मूला जो है ना उसके लिए है। ये ज्यादातर मैं जो HCS की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फॉर्मूले वगैरह लिखे थे मैंने समझाने के लिए उनको, ठीक है ना, उनके बैचेस में पढ़ाने के लिए। पर आप बेसिक यूं समझिएगा, किरीट पारिक कमेटी याद कर लीजिएगा, काफी है इतना। गैस की कीमत का फॉर्मूला जो है ना उसी के लिए है बस ये। हाँ, इन्होंने किया क्या, आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं, यूं समझो कि इन्होंने कहा कि मिनिमम दाम है वो $4 पर MMBTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट होना चाहिए, और मैक्सिमम होना कर सकते हो 6.5 पर MMBTU, और हर साल इसमें $0.5 बढ़ा देना। यानी कि यूं समझो ये अगले साल 4.5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, उससे अगले साल ये 5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ऐसे होगा। हर साल इसमें $0.5 बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कब तक कर सकते हो? 1 जनवरी 2027 तक, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जनवरी 2027 तक ही कर सकते हो। इसके बाद सरकार का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा और ये कंपनियां मार्केट लिंक्ड हो जाएगी, और सप्लाई डिमांड जो है ना इनकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, अपनी मर्जी से फिर जो है ना ये चीजें एड ऑन वगैरह कर सकती है। अब सरकार का इंटरफेरेंस है कि आप ऐसा इनसे ऊपर कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये लाइन ऊपर वाली याद कर लेना, किरीट पारिक कमेटी गैस की कीमत का फॉर्मूला डिसाइड करने वाली कंपनी है बस। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाली सभी महिला छात्रों को 10,000 रुपए की वार्षिक वजीफा देने की योजना किसने स्टार्ट की है? आसाम ने। योजना तो क्या मतलब सीधा है, कोई योजना का कोई खास नाम नहीं है, पर सीधा ही है क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जो लड़की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है
बीएमएससी कर रही है, एमटेक कर रही है, एमए कर रही है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोई लड़की कर रही है, तो उनको 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ये 10,000 रुपये ऐसा नहीं है कि एक साथ दिए जाएंगे, हजार रुपये करके दिए जाएंगे पर मंथ, ताकि वो अपना मोबाइल का रिचार्ज है या हॉस्टल का जो भी फीस वगैरह में हेल्प है, बुक्स में हेल्प है, या अपने जो भी पॉकेट मनी का खर्चा है, वट एवर, जो भी XYZ अपना लिपस्टिक लाना है उनको, या उनको जो भी लिपापोती का सामान लेके आना है, फाउंडेशन है, आईब्रो फलाना दिमकाना, जो भी क्या करना है करा सकती है। 1,000 रुपये पर महीने मिल जाएंगे, 10,000 रुपये इनको टोटल मिलेंगे। असम, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो राज्यपाल है उनका नाम जगदीश मुखी है, ये तो जरूर तुम लोग याद रखिएगा। हिमांता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, ये याद रखना, हिमांता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। असम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो असम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखना है आप लोगों को, वो है लवलीना बोरगोहेन, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीत के आई थी। और असम का एक बात और याद रखना कि हिमा दास नाम की एक लड़की है, उनको डीएसपी बनाया गया है। इस लवलीना बोरगोहेन को भी डीएसपी बना दिया गया है, तो वो भी बात दोनों ही याद रखना है आपको। असम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक नदीय द्वीप भी है, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, हालांकि आज के टाइम में तो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। असम के अंदर एक औरंग नेशनल पार्क भी है आपका, जिसका रिसेंटली थोड़ा एरिया बढ़ाया गया था। घड़ियाल के लिए फेमस है वो, एलिगेटर। जानते हो घड़ियाल क्या होता है? मगरमच्छ और घड़ियाल में फर्क है। मगरमच्छ का मुंह होता है यू जैसा, और एलिगेटर यानी कि घड़ियाल का मुंह होता है वी जैसा, थोड़ा सा इतना फर्क है। ये मगरमच्छ का सा मुंह होता है और घड़ियाल कुछ ऐसा रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम से ही दिखते हैं, थोड़ा तो मुंह का ही फर्क है बस, ठीक है। और इसके अलावा कांजीरंगा नेशनल पार्क जानते होंगे आप लोग, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर वो, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट आपका है कि MMR, ये बड़ा फेमस सवाल है। MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब ये होता है कि अभी रिसेंटली एक आंकड़ा आया, प्रति लाख जीवित जन्म कितनी है? अभी 97 का आंकड़ा आया है। मतलब ये कि अगर 1 लाख महिलाओं ने बच्चे पैदा किए साल भर में, तो बच्चे पैदा करते समय कितनी महिलाओं की डेथ हो गई? तो इस साल का ताजा हालिया आंकड़ा दिखाया है कि 97 महिलाओं की डेथ हुई है। 1 लाख महिलाओं ने बच्चा पैदा करते समय, 1 लाख महिलाओं की बच्चा पैदा करते समय 97 वुमेन की डेथ हो गई। ये है रेट, और इसको टारगेटेड किया है इंडिया ने 2030 तक 70 से नीचे लाना। हालांकि आ ही जाएंगे नीचे, कोई खास बड़ी बात लग नहीं रही है, क्योंकि हम 97 तो आ ही गए हैं और 2030 तक इसको 70 से नीचे लाना है। एक समय था ये बहुत ज्यादा होता था, मोदी सरकार का अगर आंकड़ा निकाल के देखूं तो 2014 तक जो है ना ये 130 हुआ करता था। उसके बाद 2016-17 का आंकड़ा निकल के देखा 122 घटता गया, फिर 113 हो गया, घटता गया, फिर 103 हो गया, और अब आंकड़ा निकल के आ रहा है तो 97 हो गया। ये इससे भी ज्यादा होता था पहले, 200 के आसपास का आंकड़ा हुआ करता था पहले, बहुत ज्यादा हुआ करता था ये आंकड़ा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आंकड़ा जो है ना थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अच्छी बात है अपने आप में देखा जाए तो ये ठीक है, बट अच्छा ऐसा क्यों हो गया सर? आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों हो गया, कम कैसे हो गया? पहले के जमाने में ऐसा होता था कि घर पे ही दाई मम्मा आती थी, वही जो है ना बेसिकली बच्चा पैदा करवाती थी, ठीक है ना। अक्सर ऐसा देखने को मिलता था, घर पे ही बच्चे होते थे, और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है, देखो बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अभी खैर एक लड़का होने के नाते तो मैं साइंस की चीज़ें, या एक साइंस का अध्यापक होने के नाते मैं साइंस के थ्रू तो बता ही सकता हूँ, बाकी तो माता बहन ही समझ सकती है उस दर्द को। कहते हैं कि एक इंसान की 9 हड्डियाँ एक साथ तोड़ दी जाए तो इंसान का डेथ हो जाता है। मतलब कहते हैं 9 डेसिबल तक ही दर्द सह सकता है वो, और बच्चा पैदा करते समय तो 20 डेसिबल से भी ऊपर का दर्द होता है, 20 से 25 डेसिबल का पेन होता है। और वो हमारी माता बहन, खैर वो सुपर पावर भगवान देता है, खैर तभी तो उन्हें महिला बनाया गया है, तभी तो हमें नहीं बनाया गया। शायद उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होगी हमसे, हमें वो उतनी है नहीं। इसके लिए बड़ा सल्यूट आता है, सहन शक्ति के मामले में तो भाई बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा सुपर पावर है। मुझे बड़ा आदर आता है इस बात को सोच सोच के ही रूह कांप जाती है कि यार डबल से भी ज़्यादा का पेन, और एक खुद की जान से दूसरी जान को पैदा करना, बड़ी रिस्पेक्ट आती है। इतनी बात सोच के ही अपनी माँ के लिए भी बड़ा प्रेम निकल के आता है अंदर से। हालांकि वो तो है ही खैर रेगुलरली, लेकिन एक अलग से रिस्पेक्ट और आती है निकल के कि यार कितनी ज़्यादा मेहनत से हमें पैदा किया होगा, कितना ज़्यादा पेन को सहा होगा।
अब हॉस्पिटल हो चुके हैं, हर जगह पे आंगनवाड़ी सेंटर्स हो चुके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, अब तो बल्कि सिजेरियन डिलीवरी भी होनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो है ना आप लोगों के बेसिकली क्या है कि सिजेरियन डिलीवरी को इतना सुटेबल नहीं मानती है साइंस, क्योंकि मतलब एंड ऑफ द डे या पूरी लाइफ भर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है वो, कमर दर्द जैसा या चक्कर आने की जैसे समस्या। लेकिन ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट तो कह ही सकते हैं उसके मामले में आप लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो ये तो पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, और ये तो पॉइंट आपका हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। अगली बात पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये है कि टारगेट मैंने बताया था, टारगेट क्या है इसका, 70 से कम है। 2030 तक जो है ना आप लोग जो है ना इसको 70 से कम करने का टारगेट जो है ना वो करने वाले हो, ये याद कर लेना डियर, ठीक है। चलिए सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई है। और अगली क्या बात है, अगली अच्छा एक छोटा सा पॉइंट है, ये मैंने वैसे लिखा था, एक पॉलिट ब्यूरो है, ये कहाँ का है, ये चीन का है। इसमें केवल 24 लोग शामिल है पॉलिट ब्यूरो में। ये 24 लोग ही पूरे देश की सरकार तय किया करते हैं। इस मतलब पॉलिट ब्यूरो में टोटल कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। ये था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं न्यूज़पेपर से पढ़ के लिखता रहता हूँ। मेरे हिसाब से आप भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। मैं जो फॉलो करता हूँ वो करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू। और इसके अलावा जो है ना रॉयटर्स को फॉलो करता हूं मैं, इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को फॉलो करता हूं, दैनिक भास्कर को फॉलो करता हूं, ठीक है ना, और एक हरी भूमि को फॉलो करता हूं, बाकी पीआईबी को फॉलो करता हूं। तो ये 2 4 5 चीज़ें हैं और इन पे मैं लगभग रेगुलरली अपनी आंखों के आगे से इनको चेकआउट करता रहता हूं। आपको भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इवन मैच भी हो जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रह रहा है कि फोर्ब्स 2022 में भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट, मतलब फोर्ब्स 2022 में भारत के 100 सबसे अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पे गौतम अडानी है, याद रखना गौतम अडानी। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है, और इसमें 6वें नंबर पे जो है ना सावित्री जिंदल है। वुमेन में तो टॉप में, लेकिन हाँ वैसे जो है ना सावित्री जिंदल ओवरऑल टॉप 100 में 6th पोजीशन पे है। गौतम अडानी ने भी हाल ही में एनडीटीवी चैनल में 30% शेयर डाले हैं। गौतम अडानी फेमस है अपनी बंदरगाहों के लिए। अभी हाल ही में क्राइकल पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, उस पोर्ट का ठेका भी इनको मिला, मतलब यही बनाएंगे उसको, ठीक है ना। एक तेजपुर पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, वो भी ये बना ही रहे हैं ऑलरेडी। एक आपका जो है ना विजन जाम पोर्ट है जो कि केरल का पड़ता है, इसको भी यही बना रहे हैं। तो अडानी ग्रुप बना रहे हैं, तो सारा मतलब यूं कहिएगा टोटल ओवरऑल खर्चा या यूं कहिएगा सब कुछ काम जो है ना इन्हीं का ही है, इसी के मामले में ही। क्या बात है, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी हाल ही में नागालैंड के अंदर हुआ था। एक्चुअली हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है, मतलब बर्ड का नाम नहीं कह सकता, बर्ड की प्रजाति का नाम है। मतलब इसमें बहुत सारे पक्षी शामिल है, पक्षियों की प्रजाति है यूं कहिएगा, बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। अच्छा, अगर मैं पूछूं पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल का है। फिर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल का है, और हॉर्नबिल खाली पूछे तो नागालैंड का है, ठीक है। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो जो है ना ये यहाँ के सीएम है, और राज्यपाल असम के नागालैंड के सेम ही है, इनका नाम जगदीश मुखी है। आर्टिकल कौन सा ये आर्टिकल 153 है, 231 में तो आता है, हाई कोर्ट एक से ज्यादा का हो सकता है, और ये आर्टिकल 153 आर्टिकल के तहत एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, ठीक है ना। ये सकरनी महोत्सव है, ये भी नागालैंड के है। अलॉय महोत्सव ये भी नागालैंड का है। तीसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक है, वो भी नागालैंड में ही होंगे। अभी रिसेंटली दूसरे हुए थे शिलोंग, जिसमें मणिपुर ने टॉप किया था। एक आपका जो है ना आपकी सिलोई लेक है, वो भी नागालैंड की ही है। और नागालैंड के अंदर ये 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हुआ था ना, उसमें मुख्य अतिथि थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद में हराया था मार्गरेट अल्वा को हराया था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और राष्ट्रपति ने किसको हराया था, यशवंत सिन्हा को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हराया था, इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था, ठीक है ना। तो दोनों बातें ही आप लोगों को जो है ना वो पहचाने रखनी है, या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके लिए ये, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। और फुजीवारा प्रभाव ये क्या होता है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको फुजीवारा प्रभाव पता होगा। साइक्लोन ही होता है एक प्रकार का ये, जिसको आप लोग इंग्लिश में ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं, चक्रवात हिंदी में कहते हैं, साइक्लोन भी कहते हैं, हरिकेन भी कहते हैं, टाइफून भी कहते हैं। कोई भी नाम आपको ठीक लगे, ये सारे नाम एक ही मतलब है, चक्रवात ही होता है ये। एक चक्रवात तो ठीक है, ये एक साइक्लोन हो गया, ठीक है ना। और अगर ये घूमता घूमता दूसरे से भी मिल जाए
अगर दो चक्रवात एक साथ मिल जाए, इसको बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट, हिंदी में फुजीवारा प्रभाव। ये फुजीवारा प्रभाव होता है जब दो साइक्लोन एक साथ मिल जाए। तो ये अभी हाल ही में जो है ना दो चक्रवात मिले थे, जिनका एक का नाम है गार्दो, एक का नाम है आपका हिम्मोर। ये दोनों मिल गए थे, इनकी वजह से एक फुजीवारा प्रभाव जो है ना इफेक्ट हुआ था आपका, ठीक है ना। और फुजीवारा इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन एक रिसेंटली वेस्ट बंगाल साइड एक मतलब चक्रवात देखने को मिला था जिसका नाम है सित्रंग। ये सित्रंग नाम किसने दिया था? थाईलैंड का दिया हुआ सित्रंग नाम था। ये चर्चा में, ये हमारे लिए चर्चा में ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है इंटरनेशनल लुजोफोन फेस्टिवल कहां मनाया गया 2022 का। लुजोफोन, लुजोफोन उनको बोलते हैं जो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, पुर्तगाली बोलने वालों को लुजोफोन बोलते हैं। ये हाल ही में गोवा में मनाया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोवा में लोग पुर्तगाली बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गोवा अकेले, पुर्तगाल में पुर्तगाली बोलते हैं, कोस्टा रिका और बहुत सारे देश है जिसमें पुर्तगाली बोली जाती है। लेकिन हाँ, गोवा में इसलिए बोलते हैं कि गोवा सबसे लास्ट में आजाद हुआ था पुर्तगालियों से। कब आजाद हुआ था? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को जो है ना ये गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से, याद रखना। इस करके गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। गोवा की राजधानी आज पणजी है। गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है? गोवा के राज्यपाल का नाम है पी श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना, पी एस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री को ना प्रमोद कुमार सावंत जो है ना ये गोवा के सीएम है। ये बात आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेनी है डियर, ठीक है ना। चलो अगली बात पे जाते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल जो आपका हुआ था ना, इस इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर मीनाक्षी लेखी जो है ना ये चीफ गेस्ट थी, और ये राज्य मंत्री है एक्सटर्नल अफेयर की, जो एस जयशंकर को रिपोर्ट किया करती है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे सबको पता है कब मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स होता है किससे? HIV वायरस से होता है, एड्स से, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से हमारे शरीर के अंदर हेल्पर टी सेल को ये टक्कर मारता है, WBC CD4 पे अटैक करता है। इस बार का थीम था इक्वेलाइज, ठीक है ना। एड्स आज के टाइम में सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर एड्स हो जाता है तो संभवतः बड़ी दिक्कतों के साथ में उसको मरना भी पड़ता है। एड्स का इलाज अभी तक के लिए प्रॉपर नहीं है, 1st 2nd स्टेज में है, 3rd 4th स्टेज तक तो नहीं है। एड्स जो है ना जब हो जाए तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसका नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एलिजा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। जिसको एड्स हो जाता है तो उसको एक दवाई दी जाती है AZT, एजिडोथाइमिन। पहली बार 1984 के अंदर केसेस देखने को मिले थे इसके, ठीक है। प्राइम ग्लोबल सिटीज के अकॉर्डिंग कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी, प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा किस देश में बढ़ी है? तो दुबई के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा बढ़ी है। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट दी है ये इन्होंने। भारत में मुंबई में कीमतें सबसे ज्यादा है प्रॉपर्टी की, और बढ़ी भी सबसे ज्यादा ही है देखा जाए तो। और दुनिया भर में इसका नंबर 22वां है, ठीक है ना। दुबई नंबर 1 पे है दुनिया भर में, और भारत में नंबर 1 मुंबई है, और दुनिया भर में इसका नंबर 22वां है। और आज के लिए एक आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूं, फिट एट एनी एज। ये किताब है, ये किताब लिखी है एयर मार्शल PV अय्यर ने। ये 93 साल के हैं और इस उम्र में ये रोज 8 किलोमीटर भागते हैं पर डे, 8 किलोमीटर भागते हैं, 93 साल की उम्र के हैं। और तब इन्होंने अपनी किताब लिखी है फिट एट एनी एज, किसी भी उम्र में स्वर्ग सुखी और फिट रहा जा सकता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये सेशन? ये तो आप फीडबैक देके ही बता सकते हैं अपना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल फिर मिलूंगा कुछ ऐसे ही बेहतरीन से सवालों के साथ, बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। फीडबैक तो आप दे ही सकते हैं मुझे, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शुक्रिया।